हेलो बच्चों, आई एम अजय सिंह फ्रॉम छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर कॉलेज। एकलव्य आईएएस एकेडमी में इस सेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो हॉर्टिकल्चर का पोर्शन है। हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान शास्त्र। तो उसमें से क्या क्या चीज़ें आपके बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड चीज़, और कुछ आपके फॉरेस्ट्री के भी कुछ पोर्शन जैसे प्लांटिंग टेक्निक वगैरह किस तरह से की जाती है उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो इसको हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किए हैं क्वेश्चन आंसर के तौर पे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आ सके। तो सबसे पहली बात तो है उद्यान शास्त्र, या अपन इसको इसकी परिभाषा क्या है, या हॉर्टिकल्चर हम किसे कहते हैं, या हॉर्टिकल्चर किन किन शब्दों से मिलके बना होता है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट सर, हॉर्टिकल्चर जो है वो दो उससे लैटिन भाषा का जो शब्द है उससे बन के बना है, जिसमें हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब खेती करना। मतलब एक तरह से गार्डन की खेती करना जो है, या गार्डन को डेवलप करना, ये हॉर्टिकल्चर का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसके अंतर्गत अपन फल, सब्जी और फूलों का अध्ययन करते हैं। तो फल, सब्जी और फूलों के अध्ययन में उसकी पूरी प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या है, इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं, जिसमें ये एक तरह से अलग अलग सेक्शन है। फलों का एक अलग सेक्शन होता है, फिर सब्जियों का अलग सेक्शन होता है, और फिर आपका जो अलंकृत जो बागवानी या फूल जो है उनका आपका अलग सेक्शन होता है। तो उसको हम हॉर्टिकल्चर के अलग अलग ब्रांच के तौर पर जानते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। उद्यान शास्त्र की शाखाएं, तो इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के अलग अलग प्रोडक्शन टेक्निक्स के बेसिस पे हमने क्या किया है, उद्यान शास्त्र को साइंटिस्टों ने इसको विभाजित किया है। उद्यान शास्त्र की जो शाखाएं होती हैं वो आपकी 3 शाखाएं होती हैं, जिसमें ये हो गया आपका सब्जी विज्ञान, या जिसको अपन क्या कहते हैं ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर कहा जाता है। फिर आपका फल विज्ञान, जिसको पोमोलॉजी कहा जाता है। मतलब ओलेरिकल्चर में हम सब्जी से संबंधित, सब्जी के प्रोडक्शन टेक्निक का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में हम फ्रूट के से संबंधित सारी प्रोडक्शन टेक्निक का अध्ययन करते हैं। और फिर आपका अलंकृत बागवानी, या जिसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम जो फ्लावर्स हैं और ऑर्नामेंटल जितने भी प्लांट्स हैं उनके प्रोडक्शन टेक्निक्स का अध्ययन करते हैं। प्रोडक्शन टेक्निक का मतलब ये है कि उसमें हम कल्टीवेशन किस तरह से करेंगे, उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्लांटिंग मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया जा सकता है। भाई कई चीज़ आपके फ्रूट से बीज से होते हैं, कुछ जो प्लांट जो वानस्पतिक जो भाग होते हैं उनसे होते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन करना। फिर उनका उर्वरक से संबंधित उनका रिक्वायरमेंट क्या है, इरिगेशन से संबंधित उनका रिक्वायरमेंट क्या है और कब इसकी आवश्यकता है। फिर किस तरह के रोग आते हैं, किस तरह के कीट आते हैं और उनका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन सारी बातों का। और प्रोडक्शन का वैल्यू कितना है, मतलब पर यूनिट ऑफ लैंड प्रोडक्शन का वैल्यू कितना होता है। इन सारी चीज़ को मिला के जो हम बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर वस्तु का प्रोडक्शन टेक्निक का हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर चौथा इसका ये आता है कि सब्जी परिरक्षण विज्ञान, या फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। तो ये जैसे ये लेटेस्ट आपका जो इसका शाखा है, पहले 3 शाखा के तौर पे लिया जाता था, लेकिन अब इसको भी एक शाखा के तौर पे लिया जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कि एक्सेस मात्रा में यदि प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनका प्रिजर्वेशन किस तरह से किया जाए। तो ये बेसिकली 4 शाखाएं हैं जिसका हम फ्लोरिकल्चर के हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब आता है ऑर्चर्ड किसे कहा जाता है। तो ऑर्चर्ड जो है, जो बागान जो होता है या उद्यान जिसे होता है, उसे हम ऑर्चर्ड कहते हैं। मतलब एक ऐसा एरिया घिरा हुआ जहाँ पे हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हम लेते हैं, उसे हम ऑर्चर्ड कहते हैं। अब इसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप में पर्टिकुलर अपन बात कर रहे हैं, फलों की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा घिरा हुआ एरिया जहाँ पे हम फलों का प्रोडक्शन करते हैं, उसे ऑर्चर्ड का नाम देते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर फलों वाले पौधे लगाए जाए, इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें हॉर्टिकल्चर अपन इंक्लूड नहीं करते। ऑर्चर्ड का मतलब यह है जहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम घेर के लगाते हैं और उनका मैनेजमेंट करते हैं, वो आपका ऑर्चर्ड कहलाता है। फिर फल जो बागान हम लगाते हैं उसमें एक चीज़ पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि उसके लिए जो भूमि हम लेते हैं वो किस तरह से होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हम फील्ड क्रॉप लेते हैं या वेजिटेबल लेते हैं वो सब एक दूसरी बात हो गई। उनके वो एक पौधे के तौर पे विकसित, ट्री के तौर पे विकसित
नहीं होते, जबकि ज़्यादातर फल हम जो लेते हैं उनके पौधे ट्री के तरह से विकसित होते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि उनकी जो उद्यान है या बागान जो अपन बोल रहे हैं ऑर्चर्ड, उसके गहराई क्या होनी चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए, या कितने गहराई तक हमको सॉइल एकदम फ्री मिलनी चाहिए, मतलब ज़्यादा कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपकी जो गहराई की जो वो है लेंथ है वो आपकी ज़्यादा होगी। फल बागान लगाने के लिए भूमि की गहराई आपकी कम से कम आपका 1.5 से 2 मीटर की गहरी तक आपको कोई ठोस चट्टान नहीं होनी चाहिए। यदि इसके बीच में यदि आपका कोई चट्टान या कंकरीली भूमि आती है तो आपके बागान वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यदि 1.5 से 2 मीटर के गहराई तक आपका पत्थर है या फिर 1 मीटर भी पत्थर है तो हम सब्जी वगैरह लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे समझने लायक बात यह है कि अपन हॉर्टिकल्चरल पार्ट तो दूसरे प्लांट्स तो लगा सकते हैं, लेकिन हम फल उसमें या फल का बागान जो है नहीं लगा सकते। फिर अगला है फल बागान लगाने के लिए भूमि का पीएच कितना होना चाहिए। तो इसके लिए भी इसका एक फेमस क्वेश्चन है। इसके लिए न्यूट्रल अपने को पीएच चाहिए, ना तो ज़्यादा अम्ली होना चाहिए और ना ही क्षारी होना चाहिए। अम्ली का मतलब ये है कि यदि 7 से नीचे उसका पीएच है तो भी फलों का प्रोडक्शन करने में दिक्कत होता है, और 7 से ऊपर पीएच है तो भी फलों का प्रोडक्शन करने में दिक्कत होता है। मतलब ऊपर कहने का मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए भाई। 7 के आसपास यदि है, 6 है या इधर 5 है, मतलब इधर 6 है उधर 8 है, तो उतना उसमें प्रोडक्शन अपन कर सकते हैं। लेकिन आइडियल जो पीएच होता है जो ऑर्चर्ड का जो होना चाहिए वो आपका 7 होता है, तो वो तुम्हारा इतना ये होगा। पौधरोपण की आपकी विभिन्न विधियाँ, पौधरोपण की विभिन्न विधियाँ। जो आपका ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड में हमको चूँकि बड़े प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ पे 2 पौधों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बेहद इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब हर प्लांट को उनको सॉइल और प्रकाश की मात्रा, वाटर की मात्रा, उर्वरक की मात्रा पर्याप्त रूप से मिले, इसके लिए उनके बीच का डिस्टेंस को प्रॉपर मेंटेन करना बेहद आवश्यक है। लेकिन साथ में फिर ये दिक्कत ये भी है कि यदि हम बहुत ज़्यादा अपन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि बागान में जो पौधों की संख्या है या फलों के पौधों की संख्या वो कम हो जाएगी, और वो कम हो जाएगी तो उस केस में क्या है, प्रोडक्शन जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम इस तरह का एक साइंटिफिक टेक्निक अपनाते हैं कि हम प्रॉपर उसका डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, ताकि उनके बीच में कंपटीशन ना हो, अपन प्रोडक्शन को या फ्रूट के प्रोडक्शन को मैक्सिमम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्लांटिंग की विधियाँ बताई गई हैं जिसका उपयोग अपन वहाँ पे फल के बागान में करते हैं, तो जिसका अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला आपका प्लांटिंग का टेक्निक है आपका वर्गाकार विधि। तो इस वर्गाकार विधि में क्या होता है कि इसमें हम एक वर्ग के स्क्वायर, मतलब आपके जो 4 जो प्लांट्स लगेंगे आपका A, B, C, D, इन सभी प्लांट्स में जो उनके साइड वाले जो प्लांट्स होंगे, एडजेसेंट जो प्लांट होंगे, उनका डिस्टेंस आपका बराबर होगा, या ये एक तरह की स्क्वायर वर्ग की रचना बनाएंगे, वर्ग की रचना बनाएंगे। तो उसमें सभी प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। केवल जो क्रॉस प्लांट है, जो विकर्ण पे जो स्थित है, जैसे A और D हो गया, इनको छोड़ के बाकी सारे प्लांट्स A और D और C और B, इनके बीच को छोड़ के सारे प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस जो है आपका सेम होगा। तो इस तरह का ये होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये 3 मीटर है तो आपका ये भी 3 मीटर है। अब यहाँ पे हम ये देखें कि आपका ये 3 दूनी आपका 6 मीटर, और यहाँ पे आपका ये 9 मीटर है ना। इस केस में हम यहाँ पे 1 2 3 4 तिया 12 प्लांट अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना वाली बात है कि वर्गाकार विधि में पौधे से पौधे और कतार से कतार दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये 2 पौधों के बीच की दूरी है, ये भी आपका 3 मीटर है, और 2 कतार के बीच में भी देखा जाए तो वही आपका कतार का ये कर रहा है। या 2 पौधे अपन ऐसे देख सकते हैं कि A और C के बीच की दूरी उतनी है जो 2 कतार के बीच की दूरी है। अभी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ले रहे हैं। मान लो 2 पौधे आप ऐसे ले रहे हैं तो ये 2 कतार अपन इस तरह से ले सकते हैं। मतलब इसमें 2 पौधे और 2 कतारों के बीच की दूरी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ये इसकी अपेक्षा जो पौधों और कतारों में जो डिफरेंस आता है वो आपकी आयताकार विधि में आती है, जो कि अपन आगे देखेंगे।
आयताकार विधि में क्या होता है कि इसमें पौधे से पौधे और कतार से कतार इन दोनों के बीच की दूरी बराबर नहीं होती। तो पौधे से पौधे व कतार के कतार की दूरी बराबर नहीं होती, उसको अपन आयताकार विधि कहते हैं। या सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली पुराने ज़माने से लेकर अभी तक जो अपन विकसित सिस्टम है उसमें ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो सिस्टम वो प्रणाली है वो आपका आयताकार विधि है, जिसको अपन रेक्टेंगुलर सिस्टम कहते हैं। रेक्टेंगुलर सिस्टम में ये होता है कि आपके दो प्लांट के बीच की दूरी और दो रो के बीच की दूरी, इन दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ये दो प्लांट है आपका एक्स और वाई अपन ने लिया है, तो इन दो प्लांट के बीच की दूरी क्या है, 2 मीटर लिया गया है। लेकिन इस तरह से आप देखेंगे तो जो रो है उसके बीच की दूरी जो है वो आपकी 3 मीटर है। तो इस तरह से मतलब आपका इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी ये आपकी अलग अलग है। मतलब ये सेम नहीं है। जिस केस में आपका सेम नहीं होगा तो एक तरह का देखा जाए तो एक आयत जैसे स्ट्रक्चर इसमें बनता है, इसी वजह से अपन इसको आयताकार विधि कहते हैं। तो बस आयताकार विधि में मेन इम्पॉर्टेंस ये है कि पौधे से पौधे, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस ये आपकी इक्वल नहीं होती है। फिर वर्गाकार और आयताकार विधि में किस तरह से पौधों की संख्या ज्ञात करते हैं, इसकी जानकारी भी होनी आवश्यक है। सर नेक्स्ट। तो इसमें यह है पौधों की संख्या अपन ये देखते हैं कि कुल क्षेत्र कितना कवर किया जा रहा है और एक पौधे के द्वारा कितना क्षेत्र घेरा जा रहा है। जैसे पहले वाले केस में मैंने आपको दिखाया था कि आपका एक तरफ आपका 6 मीटर था, मतलब ये आपका 2 मीटर है मान लो, और इधर आपका मतलब 2 इस तरह से अपन ने लिया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है आपका 2 मीटर है और इनके बीच का डिस्टेंस आपका 3 मीटर है। तो यहाँ पे अपन ये मानेंगे कि एक पौधे के द्वारा घेरा गया क्षेत्र आपका 2 × 3 स्क्वायर मीटर हुआ, 3 × 2 आपका वर्ग मीटर। इसका मान यहाँ पे आएगा। और कुल घेरा गया जो क्षेत्र है वो आप क्या हो गया, 3 दूनी आपका 6 और 2 दूनी 4 आपका और 3 तिया 9, मतलब आपका 9 लंबाई और 4 आपका चौड़ाई, तो ये वर्ग मीटर है। इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो पौधों की संख्या हमको मिल जाएगी। अब यहाँ पे यदि वो आयताकार है चाहे वर्गाकार है, दोनों ही मेथड के लिए या दोनों ही प्लांटिंग सिस्टम के लिए हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। वैसे देखा जाए तो आपका वर्ग जो है आयत का एक पर्टिकुलर फॉर्म है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है इन दोनों से अलग आयताकार विधि और वर्गाकार विधि में, दोनों में किसी न किसी वे में कुछ मामलों में समानता थी, लेकिन तीसरी जो प्लांटिंग अपन टेक्निक देखते हैं वो आपकी त्रिभुजाकार विधि है। त्रिभुजाकार विधि में एक त्रिभुज के पैटर्न पे अपन क्या करते हैं, उसके त्रिभुज का जो आपका शीर्ष होगा वहाँ पे हम प्लांटिंग करते हैं या वहाँ पे फल वृक्ष को हम लगाते हैं। तो खेत को समत्रिबाहु त्रिभुज के में बांट लिया जाता है और उसके प्रत्येक कोण पर एक पौधे रोपण की जाती है और उद्यानिकी क्रिया इसमें कठिन हो जाती है। इसके बारे में सबसे बड़ा ये है कि इसमें हम ऐसा त्रिभुज लेते हैं जिसका तीनों भुजा जो है समत्रिबाहु भुज या समत्रिबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजा जो है बराबर हो और उसके शीर्ष में हम क्या करते हैं कि प्लांट करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि आपका इसमें जो उद्यानिकी जो क्रिया है, जो बाद में इंटरकल्चरल ऑपरेशन हम करते हैं, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि स्पेस जो है इसमें कम हो जाता है। जबकि इसकी अपेक्षा आपका जो वर्गाकार प्रणाली है या फिर आयताकार प्रणाली है उसमें क्या होता है कि आपको स्पेस ज़्यादा मिलता है। लेकिन दोनों ही चीज़ों के आपके लाभ और हानि है या प्रोज या कॉन्स हैं। जैसे इसमें आपको कम एरिया मिलेगा लेकिन आपकी प्लांट की डेंसिटी जो है, घनत्व जो है बढ़ जाता है, मतलब कम एरिया में आप ज़्यादा प्लांट लगा सकते हो। जबकि आयताकार और वर्गाकार विधि में आप एरिया ज़्यादा मिलता है लेकिन प्लांट की संख्या आप उसमें कम लगा सकते हो, उसमें आप प्लांट की संख्या कम होगी, मतलब डेंसिटी आपकी कम होगी, जबकि इसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार जब वर्गाकार और आयताकार की बात करेंगे तो आयताकार में आप प्लांट की संख्या कम होगी और स्पेस आपको उद्यान में ज़्यादा मिलेगा, जबकि वर्गाकार विधि में आयताकार की अपेक्षा प्लांट की संख्या ज़्यादा होगी लेकिन आपको स्पेस
कम मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये समझिए कि प्लांटिंग टेक्निक में जो मेन मोटो जो ये है, मेन जो क्रक्स पॉइंट है वो ये है कि जितना ज़्यादा स्पेस यदि उद्यान की क्रियाओं के लिए हमको अवेलेबल होता है तो उतना ही क्या हो जाएगा कि प्लांट की संख्या कम होगा और उतना ही आपका प्रोडक्शन कम होगा। और यदि हम प्लांट की संख्या प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो इंटरकल्चर के लिए हमको स्पेस कम मिलेगा और उसके लिए दूसरे हमको टेक्निक अपनानी पड़ेगी ताकि हम अच्छे तरीके से इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकें। फिर आता है आपका षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार में एक षटकोण के उस पे षटकोण के जो प्रत्येक कोण होते हैं उस पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो षटकोण का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक तरह का पॉलीगन जिसके आपकी 6 भुजा होती हैं। तो उन सब में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लांट हम यहाँ रोपित करते हैं और एक प्लांट जो है उसके बीच में रोपित करते हैं। तो इस पूरे एरिया में या षटभुज में अपन क्या करते हैं कि 7 जो है प्लांट हम यहाँ पे उसको वो कर सकते हैं। तो इस विधि में वर्गाकार की अपेक्षा ये और कहना चाहिए कि आपका डेंसिटी इसमें और इंक्रीज हो जाती है या डेंस प्लांटिंग का ये तरीका है। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे रोपे जा सकते हैं। मतलब कहना चाहिए कि यदि आपका वर्गाकार विधि में यदि 100 पौधे हम रोप सकते हैं किसी एरिया में, तो उतने एरिया में यदि हम षटभुजाकार विधि को अपन अपनाएं तो 115 पौधे हम रोक सकते हैं, या उतने एरिया में 15 पौधों से जितनी उपज हमको होती है उतनी ज़्यादा उपज हमको वर्गाकार विधि की अपेक्षा होगी। अतः यह विधि का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे ज़मीन महंगी होती है एवं कम होती है। तो ऐसे एरिया में आपकी प्लांटिंग जो डेंसिटी अपन ज़्यादा अधिक करते हैं वो सब एरिया होता है जहाँ पे ज़मीन महंगी होती है। या ये समझिए कि आपके शहर के आसपास में जो उद्यान लगाए जाते हैं उसमें डेंस प्लांटिंग वाला सिस्टम हम उपयोग में लाते हैं और इसके द्वारा सर्वाधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। फिर आता है आपका कंटूर सिस्टम। कंटूर सिस्टम का मतलब ये है कि जहाँ पे आपका भूमि जो है, भूमि का लेवल जो है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं है, या पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पे अलग अलग लेवल मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पे समतल भूमि हमको प्राप्त नहीं होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उद्यान लगाने के लिए अलग अलग लेवल, एक जैसा जो लेवल होगा उसको हम एक कंटूर प्रोवाइड करेंगे, दूसरे लेवल को दूसरा कंटूर प्रोवाइड करेंगे, ताकि उस केस में क्या हो कि उद्यान की क्रियाएं सही ढंग से हो और जो रिसोर्सेज के मामले में एक प्लांट को यूनिफॉर्मिटी मिले। तो उस तरह के कल्टीवेशन को हम कंटूर कल्टीवेशन कहते हैं। तो कंटूर विधि की विशेषता जो है, ये सब पहाड़ी क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। समतल क्षेत्र में कंटूर हम नहीं अपना सकते क्योंकि वैसी स्थितियाँ वहाँ पे नहीं होती है, और यह तभी अपनाई जाएगी जब 15% या उससे अधिक ढाल मौजूद होगी, तब हम कंटूर विधि का उपयोग करते हैं। तो कभी भी 15% से कम ढाल की स्थिति को हम समतल मानेंगे और उसमें कंटूर मेथड का उसका उपयोग नहीं करेंगे। फिर पूरक विधि की विशेषता। पूरक विधि क्या है? पूरक विधि एक तरह से वर्गाकार जो मेथड होता है, वर्गाकार मेथड और षटभुजाकार जो मेथड है ना, उन्हीं को लेके बनाया गया है। मतलब इसमें वर्गाकार मेथड की अपेक्षा और ज़्यादा डेंस प्लांटिंग की जाती है। तो इस केस में जो वर्ग के चारों कोने में जो प्लांट अपन लगाते हैं उसकी अपेक्षा उसके सेंटर में एक प्लांट और लगाया जाता है, जिसको अपन क्विंकस प्रणाली भी कहते हैं या फिलर सिस्टम भी कहते हैं। तो फिलर का मतलब जो स्पेस आपको अवेलेबल होता है वहाँ पे आप उसको फिल कर देते हो। तो ये देखिए कि 4 आपके प्लांट लगे हुए हैं जो कि वर्गाकार विधि से लगाए गए हैं और बीच में एक प्लांट और लगाया जाता है। तो यह विधि वर्गाकार विधि के समान ही है, किंतु इसमें एक पौधा वर्ग के बीच में लगाया जाता है। इसे क्विंकस या डायगोनल या पंचरोपण विधि भी कहा जाता है। पंचरोपण इसलिए कहा जाता है कि इसमें 5 पौधे हम इसमें लगाते हैं, तो पंचरोपण विधि भी कहा जाता है। इसमें प्रति एकड़ वर्गाकार विधि की अपेक्षा दुगने पौधे लगते हैं। इसमें जो आपका प्लांट की संख्या जो है वो डबल हो जाती है। फिर इसमें आगे आपके टॉपिक है कि वृक्षों का जो सधाई है वो किस टाइम पे किया जाना चाहिए या उसके प्रूनिंग वाला टाइम
कब होता है? तो वृक्षों का सदाई का मतलब ये है कि उसको एक विशेष टाइप का हम जो ढांचा यदि प्रोवाइड करते हैं तो उसको वृक्षों की सदाई कहते हैं। सदाई का मतलब कभी उसको हम पिरामिड का आकार दे सकते हैं, कभी उसको हमको सर्किल का आकार के दे सकते हैं, कभी हम इसको एक ट्रायंगल के शेप में विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको वृक्षों की सदाई कहते हैं। और ये सदाई जो है यदि उद्यान विकसित किया जा रहा है तो शुरू से ही करना चाहिए प्लांट में, मतलब आपकी प्रारंभिक अवस्था में ही इसको किया जाना चाहिए। और यदि प्रारंभिक अवस्था में आप नहीं कर पाते हैं या कोई उद्यान जो है डेवलप हो चुका है तो वहाँ पे यदि आपको सदाई करना है तो ये फलन के पहले करना चाहिए, फलन के बाद कभी भी नहीं करना चाहिए। फलन के पहले करने पे ये फ़ायदा होता है कि वो सारी एनर्जी क्या करता है, मतलब हम उसमें काट छाँट करते हैं तो उसमें फिर वो सारी एनर्जी क्या करेगा, वो फल के विकास में बाद में लगा देता है। वृक्षों की सदाई किस प्रकार से वृक्षों में की जाती है? तो वृक्षों की सदाई हमेशा जो मैदानी क्षेत्र जो अपन देखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। उसका कारण ये है कि हमारे पास वहाँ पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है। जबकि तो पहाड़ी क्षेत्र में जो फल होते हैं या जो बेल के रूप में जो पौधे विकसित होते हैं उनको मतलब सदाई करना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि यदि उनमें अपन सदाई नहीं करेंगे तो उनका प्रोडक्शन जो है प्रॉपर नहीं होता। मतलब सदाई का मतलब ये समझिए कि जब हम उसको उसको काट छाट करते हैं तो हम एक तरह से फल को सही स्ट्रक्चर तो अपन दे ही रहे हैं, साथ में उसके एनर्जी का ट्रांसफ़र भी जो है ना एक जगह से दूसरी जगह की ओर कर रहे हैं। जैसे आपका सेब हो गया, नाशपाती, अंगूर, आड़ूचा, तो हाँ इसमें एग्जाम्पल पूछता है कि किन पौधों में सदाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब जो पौधे हैं इनमें सदाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर वृक्षों की सदाई की कौन कौन सी विधियां हैं? तो 3 विधियां जो हैं वो आपकी फेमस हैं। पहली जो है केंद्रीय अग्ररोही प्रणाली, फिर खुला केंद्र प्रणाली, और तीसरा जो है इन दोनों का मिला जुला जो रूप है वो आपका रूपांतरित अग्ररोह प्रणाली कहलाती है। तो इसको हम इंडिविजुअल जो है व्यक्तिगत रूप से अपन इसका स्टडी करेंगे। तो पहला है आपका केंद्रीय अग्ररोही प्रणाली। केंद्रीय अग्ररोही प्रणाली की विशेषता, इसकी विशेषता पूछता है कि किस तरह से होता है और कैसा दिखाई देता है। तो केंद्रीय अग्ररोही प्रणाली में क्या करते हैं, एक जो सेंट्रल आपका सिस्टम होगा उस सेंट्रल सिस्टम को वैसी का वैसी रहने देंगे, और फिर हम ऊपर से क्या करते हैं कि उसको जो ग्रोथ होता जाएगा उसको अपन काटते जाएंगे। मतलब नीचे का जो एरिया है उसको अपन बढ़ा के रखेंगे और ऊपर जो आता जाएगा उसको अपन क्या करते जाएंगे, ट्रेन करते जाएंगे। तो इसमें एक तरह से इसको अपन सेंट्रल लेडर कहते हैं। और ये जो हो जाएगा इस तरह का आपको इसमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पिरामिड की तरह से दिखाई देता है। तो केंद्रीय अग्ररोही प्रणाली से जब सदाई की जाती है तो वृक्ष का स्वरूप जो दिखाई देगा वो आपका पिरामिड की तरह से दिखाई देगा। दूसरा होता है खुला केंद्र प्रणाली। खुला केंद्र प्रणाली के उससे भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ओपन सेंटर का मतलब ये है कि हम बीच का सेंटर जो है इस तरह से अपन उसको खोल के रखते हैं ताकि वायु प्रकाश उसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पड़े। तो इसमें देखिए पहले हम उसमें बड़ा ऐसे कर इस तरह से अपन उसको बढ़ाते हुए जा रहे थे, जबकि इसमें हम क्या कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। इसमें इसको अपन वृद्धि इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से वृद्धि हो रही है। और यहाँ का पोर्शन हम क्या करते हैं इस तरह से रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वायु इसमें पड़ना चाहिए। तो इसको हम खुला केंद्र प्रणाली कहते हैं। तो इसमें जो आपको जो स्ट्रक्चर जो आता है, जो दिखाई देता है कि किस तरह का स्ट्रक्चर आया है, वो आपका फल वृक्ष गुलदस्ता या फिर कलश की तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गुलदस्ता भी इस तरह का स्ट्रक्चर में होता है और कलश भी ऐसा ही होता है। तो खुला केंद्र प्रणाली में जो पौधे की संरचना है वो आपकी गुलदस्ते के समान होती है या फिर कलश के समान दिखाई देती है। तीसरा है आपका रूपांतरित अग्ररोह प्रणाली। तो रूपांतरित अग्ररोह प्रणाली जो है ये दोनों का ही मिला जुला रूप है। मतलब केंद्रीय और खुला जो आपका प्रणाली जो है इन दोनों का आपका रूप है। जैसे केंद्रीय अग्ररोही और खुला केंद्र प्रणाली का मिला जुला रूप है। जैसे सेंट्रल लेडर सिस्टम में इस तरह से विकसित होगा और मॉडिफाइड में इस तरह से विकसित होगा, लेकिन जो नहीं ओपन सेंटर में इस तरह का विकसित होगा। लेकिन मॉडिफाई में क्या होता है कि हम ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ये दोनों ही चीज़ को अपन एक साथ रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गुलदस्ते के आकार का भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिस्टम भी आपका धीरे धीरे इसके अंदर आपका आता जा रहा है। मतलब ये पोर्शन बाहर की ओर और ये पोर्शन आपका अंदर की ओर। लेकिन ओवरऑल जो शेप देखेंगे वो आपको क्या दिखाई देगा, एक गुलदस्ते के समान दिखाई देगा। मतलब इसमें पिरामिड का स्ट्रक्चर भी शामिल है और दूसरा आपका ओवरऑल शेप में आपका ओपन सेंटर का स्ट्रक्चर भी
शामिल है। तो रूपांतरित जो अग्ररोप प्रणाली है, ये दोनों ही प्रणाली का मॉडिफाइड रूप है। तो ये 3 प्रकार के सदाई के अपने पास सिस्टम होते हैं। फिर ये जो अपन पहले पढ़े थे वो ट्रेनिंग हो गया, और ये जो है आपका काट छाट जो है वो आपका प्रूनिंग हुआ, ये अपन किसे कहते हैं। तो वृक्ष के किसी विशेष भाग को या किसी भाग को किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु काट छाट कर अलग करना, उसको काट कर अलग करना काट छाट कहलाता है। इसमें ध्यान रखना कि पिछले सिस्टम में हमने क्या किया था, उसको एक शेप देने का हमारा उद्देश्य था कि उसको हम किस तरह से एक शेप दें, जबकि काट छाट में क्या होता है कि उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। उसमें एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि उसको हमको शेप देना है, उसको शेप देना है, लेकिन इसके अलावा भी और कई उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे मान लो बीमारी से कोई ग्रसित पौधा है, उसको हमको काट छाट करना है, तो उसका उद्देश्य हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमको एनर्जी को, प्लांट की एनर्जी को किसी दूसरे डायरेक्शन में, फ्रूट के डायरेक्शन में, या फिर उसके विकास के, पत्तियों के विकास के डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करना है, तब भी हम काट छाट करते हैं। तो काट छाट अपन किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए करते हैं। काट छाट की विभिन्न विधियाँ। काट छाट की विभिन्न विधियों में आपका 2 काट छाट अपन पढ़ते हैं, एक तो जड़ कृंतन और प्ररोह कृंतन। मतलब जब जड़ में काट छाट की विधि अपनाई जाए तो उसको आपका रूट प्रूनिंग कहेंगे, और जब प्ररोह में, स्टेम में उसके काट छाट की विधि को अपनाई जाए तो अपन रूट आपका शूट प्रूनिंग कहेंगे। तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे। जड़ कृंतन क्या होता है एवं उसका प्रकार। नेक्स्ट सर, जड़ कृंतन आपके 2 टाइप के। जड़ कृंतन का अर्थ है कि पौधों की जड़ों में क्या की जाती है, काट छाट की जाती है। मतलब उसके जड़ में हम काट छाट की विधि को अपनाते हैं, और ये 2 प्रकार की होती है। ये हल्की जड़ कृंतन और भारी आपका जड़ कृंतन। हल्की जड़ कृंतन का मतलब ये है कि जो पौधे के आसपास का जो रूट्स होता है, उसके ऊपर की मिट्टी को हम हल्का सा अलग करते हैं, और उसमें रूट की हम कटाई नहीं करते, रूट को केवल एक्सपोज करते हैं बाहर की ओर। और ये अपन इरिगेशन को रोकने के बाद करते हैं, क्योंकि इरिगेशन यदि करेंगे तो उस दौरान इसे करने में हमें बेहद मुश्किल होगी या असंभव काम है। तो जब इरिगेशन हमको नहीं करना है या पानी की मात्रा 50% से कम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ऊपर की जो मृदा है उसको हम हल्का सा ओपन कर देते हैं, और उसके जड़ को हम बाहर एक्सपोज कर देते हैं। तो ये एक तरह से हल्की जड़ कृंतन कहलाती है, और इसमें सिंचाई को रोक कर किया जाता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारी जड़ कृंतन में अपन क्या करते हैं कि जो पौधा होगा उसके चारों ओर हम 1 से 2 मीटर की दूरी पे अंदर की ओर अपन खोद देते हैं। तो इसमें जो उसकी चारों तरफ फैलने वाला जड़ जो है, उसकी जड़ को भी हम काटते हैं। हल्की जड़ कृंतन में अपन जड़ को काटने वाला कार्य नहीं करते, जबकि भारी जड़ कृंतन में हम जड़ को काटने वाला कार्य करते हैं। और फिर इस गड्ढा करके हम इसमें क्या करते हैं, गोबर की खाद या फिर उर्वरक जो है उसका हम एप्लीकेशन करते हैं, ताकि पौधे की वृद्धि तेज़ी से हो। तो ये जो है जड़ों में की जाने वाली काट छाट होती है। प्ररोह कृंतन क्या है और उसके प्रकार, मतलब आपका शूट प्रूनिंग कौन कौन सी होती है। तो इसमें जो अपन शूट में जो करते हैं, स्टेम में करते हैं, हम विरलन करते हैं या छगाई करते हैं या फिर पिचिंग करते हैं। तो इनका मेथड बस जानना आवश्यक है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और आज हम जो आपका टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में है। उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है जो पहले से चला आ रहा है, और उसके बाद फिर ICR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या जिसे हम हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जानते हैं, के द्वारा जो 8 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। और फिर इसके अलावा जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनके अलग अलग बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, इसका हम स्टडी करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कई हिसाब से जो है डिवाइड किया जाता है। तो ये फ्रूट के क्रॉप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इसमें डिवाइड किया गया है। कई टाइप से डिवाइड किया, जैसे मतलब आपका ICR के मेथड से भी डिवाइड किया गया है, फिर प्लानिंग के पर्पज़ से भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन को डिवाइड किया जाता है। तो ये जो है आपका हॉर्टिकल्चरल जो फ्रूट क्रॉप्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो डिवाइड किया गया है, अपन उसका स्टडी करेंगे। तो इसका बस ये समझिए कि इसका मेन बेस ये है कि आप हर क्रॉप्स को या हर फ्रूट क्रॉप्स को आप हर जगह पे आप ग्रो
नहीं कर सकते। आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे आपके आम का जो फ्रूट क्रॉप है उसको आप कई जगह अलग अलग एरिया में ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट क्रॉप्स होते हैं जिनको आप कई जगह पे ग्रो कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर आपके क्रॉप्स होते हैं, स्पेसिफिक क्रॉप्स हैं जिनको आप सभी जगह पे नहीं ग्रो कर सकते। उनके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन, एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल जो रिस्ट्रिक्शन है, जो लिमिटेशन जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, वो दूसरी जगह पे या ना मिलने पे वो चीज़ वहाँ पे पैदा नहीं हो सकती और वो पर्टिकुलर उसी एरिया में पैदा होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे अपन कहें तो जैसे सेब का लिए, तो सेब आपका जो है, आपका जहाँ ठंडा वाला एरिया है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है अपना, हिमाचल का जो एरिया है, उसी एरिया में अच्छे तरीके से हो सकता है। अब दूसरी जगह आप करना चाहेंगे तो मतलब प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन आपका वैसा जो पोटेंशियल निकलना चाहिए वो पोटेंशियल निकल के नहीं आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो है वो किस बेस पे डिफाइन किया गया है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन इज़ डिफाइंड एज ए लैंड यूनिट। लैंड जो है उसको हम एक्चुअल में लैंड को एक इकाई की तरह डिफाइन करते हैं, और वो इकाई का जो बेसिस होता है कि आपका मेजर क्लाइमेट हो गया जो कि सूटेबल होता है सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टीवार्स। कुछ जो क्रॉप्स होते हैं और कुछ कल्टीवार्स का जो परास होता है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ का जो क्लाइमेट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि अलग अलग जोन में हम डिवाइड करते हैं। इसी बेसिस पे क्या है, फ्रूट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर। अब जैसे हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं या क्लाइमेट की बात करते हैं, तो मेन बेसिस का क्या है, आपका क्लाइमेट है या वहाँ का एनवायरनमेंट हो गया, या एक सीधे से समझिए आपका इकोलॉजी हो गया, समझिए, क्योंकि भाई आपका इकोलॉजी भी किसी एरिया का पूरे क्लाइमेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होता है कि वो डेवलप होता है। तो इसमें मेन फैक्टर्स क्या है, तो इसमें जो मेन फैक्टर्स आपके आते हैं वो आपके क्या है, टेम्परेचर हुआ, और आपका रेनफॉल हुआ। किसी भी जगह का वेजिटेशन या वहाँ का जो है जो फ्रूट क्रॉप्स वगैरह जो है या कोई भी बायोलॉजिकल जो एलिमेंट है वो वहाँ के मुख्य दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हो गया टेम्परेचर हो गया और दूसरा आपका रेनफॉल हो गया। जिस एरिया में इनका जैसे जैसे आपका वेरिएशन होगा, किसी एरिया में ज़्यादा होगा तो वहाँ पे उस तरह की वनस्पति का विकास होगा, किसी एरिया में ये कम होगा तो वहाँ पे उस तरह की वनस्पति का विकास होगा, और किसी एरिया में इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में जैसे जो विकसित होगा वहाँ पे उस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं। तो फ्रूट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट सच एज, मतलब इस रिक्वायरमेंट आप जैसे आपका टेम्परेचर के बेसिस पे आपका अपन डिवाइड किए हैं, तो उसमें आपका टेम्परेट आता है, सब ट्रॉपिकल आता है और आपका ट्रॉपिकल आता है। तो एक तरह से ये समझिए कि टेम्परेट और आपका सब ट्रॉपिकल ये दोनों एक एक्सट्रीम है। ये दोनों क्या है, दोनों एक्सट्रीम है। एक एंड पे क्या आएगा, आपका टेम्परेट आएगा, तो दूसरे एंड पे सब ट्रॉपिकल आएगा, और ट्रॉपिकल इनके बीच का जो मॉडरेट क्लाइमेट होता है इन दोनों के बीच का वो आपका ट्रॉपिकल के अंतर्गत आएगा। हाउएवर, हालांकि सम फ्रूट्स में बी ग्रोन अंडर मोर देन वन क्लाइमेट। अब जरूरी नहीं है कि कोई फ्रूट जो है आपका टेम्परेट में यदि हम उसको ग्रो कर रहे हैं तो वो सब ट्रॉपिकल में ग्रो नहीं हो सकता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो यहाँ पे ग्रो हो रहा है तो यहाँ पे भी ग्रो हो सकता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो जो फ्रूट है वो पर्टिकुलर इन दोनों में से एक ऐसा रीज़न होगा जिसमें वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर सकता है। तो ये इसको क्लासिफाई करने का बेसिस भी यही है। मतलब हो सकता है कि तीनों ही रीज़न में वो हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक एरिया का जो प्रोडक्शन, एक एरिया का एनवायरनमेंट उसके प्रोडक्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। और कुछ केस में तो ये भी देखने को मिलता है कि वो केवल एक ही एरिया में आपका उस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं, सभी एरिया में हम ग्रो कर भी नहीं सकते। वो आपका एक ही एरिया में ग्रो होगा और उसके अलावा दूसरे एरिया में ग्रो नहीं होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि सम फ्रूट्स में भी ग्रोन अंडर मोर देन वन क्लाइमेट, ये ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो का हमने लिया, मैंगो इज़ ग्रोन अंडर ट्रॉपिकल के अंदर भी और सब ट्रॉपिकल में, दोनों ही इसमें ये क्या होता है, इस ग्रो कर सकता है। अब जैसे हमने बताया कि एक्सट्रीम आपका क्या है, टेम्परेट का है, और दूसरा आपका क्या है, ट्रॉपिकल का है, सॉरी दूसरा आपका सब ट्रॉपिकल का है। तो ट्रॉपिकल इनके बीच का वो है। तो भाई इस एरिया में क्या है, मैंगो दोनों आपका ट्रॉपिकल में भी और सब ट्रॉपिकल दोनों में इसको अपन ग्रो कर सकते हैं। उसी टाइप से आपका
ग्रेप जो है, ग्रेप आपका टेम्परेट में भी आपका ग्रो हो सकता है और आपका सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो हो सकता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं आपका इस तरह की बेसिस पे हम फ्रूट के क्लासिफिकेशन को जानते हैं। मतलब आवश्यक नहीं है कि केवल एक ही जगह पे उसका प्रोडक्शन हो, वो एक से अधिक रीजन पे भी प्रोडक्शन वो ले सकता है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जो है वो आपका थोड़ा कहीं ना कहीं 19-20 आपका फ़र्क उसमें रहेगा ही रहेगा। तो इसी बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो हमने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को हमने डिवाइड किया है, तो वो हो गया आपका टेम्परेट हुआ, दूसरा आपका सब ट्रॉपिकल हुआ और तीसरा आपका ट्रॉपिकल हुआ। अब इसका हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे कि टेम्परेट रीजन में किस टाइप का टेम्परेचर होता है, किस टाइप का रेनफॉल होता है, कैसा क्रॉप ग्रो किया जाता है और कौन सा एरिया इसके अंतर्गत, इंडिया का कौन सा एरिया इसके अंतर्गत आता है। तो टेम्परेट जोन में का सबसे मतलब आपका पिक्यूलियर जो कैरेक्टर है या स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो इस टाइप का होगा कि वहाँ के जो पौधे सदाबहार नहीं होते, आपके पर्णपाती होते हैं। पर्णपाती का मतलब क्या है कि एक पीरियड के बाद क्या होगा, वो अपने एनर्जी को कंजर्व करने के लिए अपने सारे पेड़ का जो पत्ते हैं उनको वो या वेजिटेटिव पार्ट को क्या करेगा, वो शेड कर देगा या गिरा देगा। और ये जनरली कब होता है, ये जो आपका सर्दियों का टाइम होगा, सर्दियों के पहले क्या करते हैं, वो अपने सारे पत्तियाँ गिरा के वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। और इस डॉर्मेंसी पीरियड में क्या होता है, अपने फूड को रिजर्व करके फिर वो आगे के विकास के लिए अपने फूड को रिजर्व करके उसका आगे यूज़ करते हैं। तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टेम्परेट जोन का। तो वेजिटेटिव एंड फ्लोरल बर्ड्स, फ्लावर बर्ड्स ऑफ मोस्ट ऑफ दिस टेम्परेट जोन फ्रूट्स एंटर इनटू डॉर्मेंसी इन लेट समर। भाई समर का टाइम आएगा तो समर के बाद क्या है, वो लेट समर के टाइम पे क्या होगा कि ये उस डॉर्मेंसी में वो चले जाएंगे, या डॉर्मेंसी में जाने का मतलब ये है सुसुप्त अवस्था जो कहते हैं, एक तरह से सो जाएंगे। अब सोने का मतलब ये है कि अपने लीफ वगैरह वो शेड कर देते हैं और उसमें किसी भी तरह का फूड का प्रोडक्शन वगैरह वो सब नहीं करेंगे, वो सब शेड करके क्या है डॉर्मेंसी में वो चले जाएंगे। मतलब अपनी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको मिनिमम लेवल पे वो लेके जाते हैं। तो समर आर ऑटम एंड रिक्वायर अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ विंटर कोल्ड। अब ये पूरा जो रहता है सुसुप्तावस्था, ये विंटर का पूरा जो कोल्ड वाला पीरियड है, ये पूरा का पूरे टाइम ये सुसुप्तावस्था में जाते हैं। और उसके बाद बिफोर दे कैन रिज्यूम ग्रोथ इन द फॉलोइंग स्प्रिंग, फिर आपका जो है बसंत के टाइम में फिर वो क्या करते हैं, फिर अपने ग्रोथ को रिज्यूम करते हैं। तो एक तरह से ये समझिए कि इस एरिया के जो ज़्यादातर आपके प्लांट्स होंगे, पौधे होंगे, ज़्यादातर क्या सभी लगभग प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होगा कि अपने डॉर्मेंसी में सर्दियों का टाइम चले जाएंगे और फिर उसके बाद क्या है, उस डॉर्मेंसी पीरियड के बाद निकल के फिर वो उसमें नई लीव्स आएगा, नई बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें है ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ये फ्रूट प्लांट्स ऐसे होते हैं कि ये फ्रॉस्ट के प्रति क्या होंगे, हार्डी होंगे। मतलब इसमें फ्रॉस्ट वगैरह आएगा तो उसको ये आसानी से सह लेंगे। और इवन क्या है, ये टॉलरेंट होते हैं आपके स्नोफॉल और आइस। मतलब यदि स्नोफॉल भी वहाँ पे हो रहा है तो उसको भी आसानी से ये सह सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब ये डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाएंगे तो ना तो इनमें लीव्स होता है, ना तो वेजिटेटिव पार्ट होता है, तो इसमें लॉस करने के लिए कोई खास कोई चीज़ ही नहीं होता। मतलब आप एक समझिए कि जैसे सर्दी का टाइम आता है तो आप घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो आप घर के अंदर क्या है, अपने आप को सिक्योर करके रख लेते हैं। तो वैसे प्लांट भी क्या करता है, अपने आप को अपने अंदर सिक्योर करके रख लेता है। तो ऐसे एरिया के प्लांट क्या है, फ्रॉस्ट हार्डी होंगे, स्नोफॉल वगैरह भी होगा तो उससे भी वो उसको भी आराम से टॉलरेट कर पाएंगे। या टॉलरेट करने का मतलब उसके प्रति भी वो सहनशील रहते हैं। अब यहाँ का जो सॉइल होगा, चूँकि ये इस तरह का नेचर रखते हैं तो वहाँ का सॉइल आपका क्या है, डीप नहीं होता, डीप रूटेड नहीं होते हैं। सॉइल आपका क्या होगा, शैलो होगा या उथला होगा। और वहाँ की सॉइल जो है वो आपकी एसिडिक नेचर की होगी या अम्लीय भूमि होगी एक तरह से। ये आप ध्यान रखिएगा। जो टेम्परेट रीजन में जो है, टेम्परेट रीजन का जो सॉइल जो है, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो आपका शैलो सॉइल आपको मिलेगा और आपको एसिडिक सॉइल वहाँ पे मिलेगा। और रेनफॉल इस जगह पे एडिक्वेट मात्रा में, यदि पर्याप्त मात्रा में आपका रेनफॉल आपको दिखाई देगा। मतलब रेन की आपकी कमी आपका इस एरिया में नहीं होता है। फिर आपका जो अपने एरिया में जो है, जो टेम्परेट जोन है वो किस जगह पे पाया जाता है, तो ये टेम्परेट जो एनवायरनमेंट है वो आपका हाई एलिवेशन पे ज़्यादातर पाया जाएगा। जो हाई एलिवेशन या उच्च एलिवेशन वाले जो हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरिया हैं,
हाँ, उस एरिया पे ये ज़्यादा पाया जाता है। या इंडिया का जो हाई एल्टीट्यूड का लगभग जो एरिया है नॉर्थ में जो है वो पूरा का पूरा इसी रीजन में आपका टेम्परेट रीजन में आता है। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे आपको पर्णपाती जो है उस तरह के आपको वन भी मिलेंगे, मतलब वो आपके सर्दियों के टाइम में क्या है वो शेड करके लीव को अपनी सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। अब उस एरिया में यदि आपका स्नोफॉल भी होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी होता है, तो भी उन प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब जैसे टेम्परेट जोन में हम देखेंगे कि कौन कौन सा एरिया होगा, तो इसमें जैसे हिमालयन रीजन हो गया, बड़ी सिंपल सी बात है, हिमालय का आपका पूरा रीजन हो गया। फिर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट का हिमालय का इस साइड का जो एरिया है वो भी आपका इसी में आएगा। एरिड जो है लोलैंड जो है वो भी आपका आएगा, और नॉर्थ वेस्ट रीजन आ गया। फिर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब और सदर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये पूरा एरिया आपका आएगा। फिर आपका एरिड लोलैंड जो है, ये जो राजस्थान का जो है वेस्टर्न पार्ट, वो भी आपका इसके अंतर्गत आएगा। और इसमें आपका जो राजस्थान का जो थार जो डेजर्ट है वो भी आपका आएगा, और हरियाणा के कुछ पार्ट भी इसमें आएंगे। अब तो ये ऐसे हो गए जहाँ पे रेनफॉल जो है एडिक्वेट मात्रा में होता है। इसके अलावा इस रीजन में कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पे रेनफॉल जो है आपका मॉडरेट मात्रा में होता है, मतलब आपका माइल्ड मात्रा में, मतलब दो एक्सट्रीम में होता है, ना तो कम होता है ना तो ज़्यादा होता है। तो वैसा एरिया जो है पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, मतलब आपका जो ईस्टर्न वाला जो पंजाब वाला जो साउथ वाला जो पार्ट है वो हो गया, और वेस्टर्न जो यूपी का एरिया हो गया। फिर आपका दिल्ली का पार्ट हुआ। फिर आपका मध्य प्रदेश का नॉर्थ वेस्ट जो प्लेटू है, जो कि इस तरफ वेस्टर्न एरिया में पाया जाता है, मतलब वो एरिया जो कि आपका दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जो सटा हुआ जो एरिया है वो वाला एरिया आपका इसमें आएगा, और ईस्टर्न राजस्थान आएगा। और फिर इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजिशनल जोन भी होते हैं, जैसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार, इसके एरिया भी इसके अंतर्गत आएंगे। अब आता है दूसरा आपका सब ट्रॉपिकल जोन। तो सब ट्रॉपिकल जोन का आपका ये है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो आपका बीच के नेचर का होता है, मतलब आपका इंटरमीडिएट, बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा बहुत कम भी नहीं होगा। और यदि अब चूंकि सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर आपका ना तो बहुत ज़्यादा होगा और ना तो कम होगा, तो टेम्परेचर में वेरिएशन आपका ना, वेरिएशन का जो रेंज होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता। वेरिएशन का रेंज जैसे आपको टेम्परेट रीजन में मिलेगा वैसा इस रीजन में आपको नहीं मिलेगा। उसका जो परास है, रेंज है, वो आपका काफ़ी लिमिटेड होगा और काफ़ी कम होगा। हाँ, कभी कभी चिलिंग टेम्परेचर इसमें आएगा, लेकिन वो भी क्या है बहुत कम पीरियड के लिए आता है। मतलब यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होगा भी तो एक बहुत कम पीरियड के लिए होता है, और वो पर्टिकुलर वहाँ के फ्रूट क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए वो, और फ्रूट्स के डेवलपमेंट के लिए बेहतर होता है। इस वजह से वहाँ पे चिलिंग टेम्परेचर पाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चिलिंग टेम्परेचर यदि पाया भी जाता है तो दैट विल बी फॉर द बीफ स्पेल, बहुत कम पीरियड के लिए आपका पाया जाएगा और बेनिफिशियल होता है फ्रूट्स के लिए। अब इसमें जो है यहाँ के फ्रूट्स में, जैसे कि टेम्परेट रीजन में आपका रेस्टिंग पीरियड उसमें दिखाई देता है। रेस्टिंग पीरियड का मतलब वही आपका डोरमेंसी पीरियड, या जिसको हम क्या कह रहे थे सुसुप्तावस्था। तो वो सुसुप्तावस्था वाला केस जो है वो आपको सब ट्रॉपिकल में आपको किसी हालत में दिखाई नहीं देगा। बेसिकली यही एक कारण है जिसके बेसिस पे हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट को हम अलग अलग करते हैं। तो इसमें कोई डोरमेंसी पीरियड नहीं आएगा, मतलब पर्टिकुलर आपका कोई ऐसा पीरियड हम उसको डिमार्केट नहीं कर सकते कि भाई इतना पीरियड जो है इनका डोरमेंसी पीरियड वाला है। ठीक है। फिर आपका लाइट फ्रॉस्ट भी इस एरिया में आ सकता है, लेकिन हैवी स्नो वगैरह इस एरिया में आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। और यदि किसी वजह से आता है तो यहाँ का फ्रूट क्रॉप उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह का फ्रूट का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है वो फ्रूट जो है ये सब चीज़ के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते, ये सब चीज़ के लिए बने ही नहीं होते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, इसी बेसिस पे क्या है इसको क्लासीफाई किया गया है। इस एरिया में ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। अब फिर आता है आपका जो सब ट्रॉपिकल। फिर इसका जो और कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका रेनफॉल जो है, इसमें जैसे उसमें बताया गया था आपका कि हाई भी होगा और मॉडरेट होगा, तो इसमें आपका लो टू हाई आपको दिखाई दे सकता है। कभी आपको ज़्यादा होगा, किसी एरिया में आपका कम भी हो सकता है। सॉइल जो है, सॉइल जैसे पिछले में आपका एसिडिक था, इसमें आपको न्यूट्रल मिलेगा, मतलब आपका ना तो अम्लीय मिलेगा और ना ही आपका क्षारी मिलेगा। यहाँ का जो सॉइल जो है वो आपका न्यूट्रल होगा, और वो न्यूट्रल उसी न्यूट्रल होने की वजह से वहाँ पे उस तरह के फ्रूट क्रॉप आपके डेवलप होंगे। हाँ, सॉइल फर्टिलिटी या मृदा का जो उर्वरता लेवल है यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री आपको नहीं मिलेगा। मृदा का उर्वरता लेवल आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी क्रॉप हमको लगाना है उसमें आपका फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट ये आपका ज़रूरी होता है। फर्टिलाइज़र का आपका
मैनेजमेंट जो है आपको ज़रूरी होता है। और कहीं कहीं पे जहाँ पे आपका रेनफॉल लो है वहाँ पे आपका रेनफॉल का भी या इरिगेशन का भी मैनेजमेंट आपको करना पड़ सकता है। फिर आपका ये एरिया में आपका ज़्यादातर में आपका इसमें आपका सैंडी लूम सॉइल पाया जाएगा या फिर एलुवियल सॉइल आपका पाया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ के जो फ्रूट्स में आपका जो फोटोपीरियडिक जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपका बहुत ज़्यादा नेसेसरी एक एलिमेंट नहीं होता है, जबकि पिछले केस में जो फोटोपीरियडिज्म जो है वो आपका एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट रहता है पिछले क्रॉप में, मतलब टेम्परेट रीजन में आपका फोटोपीरियडिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, जबकि इसमें वैसे कोई खास इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से नहीं होता है। अब आता है ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन जो है एक तरह से ये समझिए कि आपका मतलब दोनों के बीच का जो है वो आपका वो है। तो इसमें जो है चिलिंग टेम्परेचर तो आपका एब्सेंट होगा, किसी हालत में इस एरिया में नहीं पाया जाएगा। हाँ, इस एरिया में हाई टेम्परेचर आपको ज़्यादातर एरिया मतलब ज़्यादा साल भर में आपका ज़्यादातर एरिया में आपको हाई टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई देगा। हाँ, इसमें एक ये होता है, चूँकि आप देख रहे हैं चिलिंग टेम्परेचर आपका नहीं पाया जा रहा है और हाई टेम्परेचर आपको पूरे साल भर आपको दिखाई दे रहा है, तो नाइट और डे का जो टेम्परेचर होता है ये टेम्परेट रीजन में आपका हाई होता है, लेकिन इसमें आपका क्या है नैरो मिलेगा। जो नाइट और डे का टेम्परेचर, कहने का मतलब नाइट का टेम्परेचर कभी बहुत कम होगा और डे का टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा होगा, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका एक बड़ा डिफरेंस या बड़ा रेंज आपको देखने को इसमें मिलेगा। फिर इसमें फोटोपीरियडिज्म जो है इसमें भी कोई खास ज़्यादा वैल्यू का नहीं होता, ये केवल टेम्परेट रीजन में आपका इफेक्टिव होता है। और सॉइल टाइप्स जो है इस एरिया में पूरे वैरायटी में आपका क्या है, ये जैसे हमने पिछले में बताया कि आपका सैंडी होगा और एलुवियल होगा, लेकिन इसमें कई तरह का सॉइल टाइप आपको दिखाई देगा, जो कि आपका क्ले लोम से आपका एलुवियल भी हो सकता है, सलाइन भी हो सकता है, सैंडी सॉइल भी हो सकता है, लेटराइट सॉइल भी हो सकता है। तो ये सारे सॉइल जो हैं इसमें हो सकते हैं। अब इसमें जो सबसे बेहतर जो सॉइल होता है आपका क्ले लोम कहना चाहिए और एलुवियल, इन पूरे इसमें इन दो सॉइल ये दो सॉइल जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, और यहाँ की जो फ्रूट की क्वालिटी जो होगी वो आपकी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको मिलेगी। फिर आपका फ्रूट ग्रोइंग जो रीजन है वो कौन कौन सा एरिया है हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपका पहला तो हो गया टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन में आपका जम्मू मतलब आपका पूरा ऊपर का जो एरिया है वो पूरा आ जाएगा, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश हो गया, पार्ट ऑफ आपका उत्तर प्रदेश का वो पार्ट जो कि आपका मतलब हिमाचल प्रदेश की ओर या कहना चाहिए कि नॉर्थ की ओर लगा हुआ है, वो एरिया इसमें आएगा। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट और पार्ट ऑफ नागालैंड, ये वो एरिया है जहाँ पे आपके हिल्स जो है पाए जाते हैं। फिर आपका नीलगिरी और तमिलनाडु का जो पालनी जो हिल है वो भी आपका, जैसे बताया कि जो हिल वाला एरिया है उसमें आपका टेम्परेट जो है वो जोन के अंतर्गत ये आएगा। तो तमिलनाडु हालांकि साउथ में है, लेकिन वहाँ का जो पालनी जो आपका हिल है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। अब फिर आता है आपका नॉर्थ वेस्टर्न। अभी ये नॉर्थ का ये था, फिर इसमें नॉर्थ वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन में आपका राजस्थान वाला एरिया आ गया। मतलब जो आपका वेस्टर्न जो एरिया है वो आपका ज़्यादातर आएगा। तो राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी का कुछ पार्ट हुआ जो कि मतलब आपका वेस्ट की ओर, डायरेक्ट वेस्ट की ओर है। फिर आपका मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ, ये भी वो पार्ट जो कि गुजरात के और इधर जो मतलब आपका राजस्थान की ओर वाला पार्ट जो है वो जो रहेगा वो इसके अंतर्गत आएगा। फिर आता है नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन। तो नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल जोन में आपका जो ईस्टर्न पार्ट है वो आपका आएगा, जैसे बिहार हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हुआ, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश का वो पार्ट, दूसरा पार्ट जो कि हिल एरिया से रिलेटेड नहीं है, एंड पार्ट ऑफ आपका वेस्ट बंगाल। तो ये जो है जो ईस्टर्न जो एरिया है वो पूरा आपका एरिया आएगा। और पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल का मतलब ये है कि पूरा वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल एरिया वगैरह है वो सबको छोड़ के जो दूसरा जो एरिया है वो आपका नॉर्थ ईस्टर्न सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। फिर आपका सेंट्रल ट्रॉपिकल जोन। तो इसमें जो है इंडिया का जो सेंट्रल वाला पार्ट है या मध्य वाला जो भाग है उससे रिलेटेड और उससे छूते हुए जितने भी आपके स्टेट्स वाले पार्ट हैं वो सब आएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आपका मध्य प्रदेश का पार्ट आएगा, फिर आपका महाराष्ट्र का वो पार्ट जो कि मध्य प्रदेश को टच करता है, गुजरात का भी वो पार्ट जो कि मध्य प्रदेश को टच करता है। फिर मध्य प्रदेश के नीचे की तरफ आप जाएंगे, मतलब आपका साउथ ईस्ट में कहना चाहिए, तो वो उड़ीसा का वो वाला पार्ट, वेस्ट बंगाल का वो पार्ट और पार्ट ऑफ
आंध्र प्रदेश जो कि उसके साउथ में जो लगता है वो हो गया, और पार्ट ऑफ कर्नाटका, ये भी जो है एमपी के साउथ में जो लगता है वो वाला पार्ट इसके अंतर्गत आएगा। तो सेंट्रल ट्रॉपिकल जोन में मतलब पूरे जो सेंटर का जो एरिया है और सेंटर के एरिया को टच करते हुए जितने भी स्टेट्स हैं वो सब आपके आएंगे। फिर आपका सदर्न ट्रॉपिकल जोन हो गया। तो सदर्न में सिंपल सी बात है, नाम से ही लग रहा है कि जो साउथ का जो एरिया है, दक्षिण का जो ट्रॉपिकल जोन है वो इसमें आता है। तो दक्षिण के जोन में आपके तमिलनाडु आ जाएंगे, केरला का पार्ट आ जाएगा, कर्नाटका का पार्ट आएगा, और इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब एरिया को ये इंक्लूड करता है। फिर आता है आपका कोस्टल ट्रॉपिकल ह्यूमिड जोन। तो कोस्टल का आप मतलब समझ ही रहे होंगे, जो आपका समुद्र तटीय जो एरिया है वो हो गया, तो वो तो आपका ह्यूमिड रीजन उसमें होता ही है। तो ये वो सब एरिया हैं, स्टेट के वो सब एरिया हैं जहाँ पे कोस्टल एरिया पाया जाता है। इसमें ऐसा वो एरिया नहीं पाया जाएगा जो कि आपका चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। वहाँ पे ये सब वो सब एरिया पाए जाएंगे जहाँ पे आपका कोस्टल एरिया पाया जाता है। जैसे आपका कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र हो गया, या केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, उड़ीसा का जो ईस्टर्न वाला एरिया है जहाँ पे कोस्ट है, फिर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, फिर आपका गुजरात का जो वेस्टर्न एरिया है, मतलब भारत का जो वेस्टर्न एरिया है, और गुजरात का भी वेस्टर्न एरिया जो कि कोस्टल एरिया है, वो सब जो हो गया वो इसके अंतर्गत आएंगे। फिर आपका जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है आपका एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ICR के थ्रू। तो ICR मतलब आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आप लिख लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट ये है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जिसको हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसमें बस आपको ये स्टडी करना है कि कौन कौन सा अलग अलग आपका उसका क्लास है, उसके बारे में पूछता है, और उस क्लास में कौन कौन से स्टेट्स आपके आते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है, इफ़ेक्टिव जो लैंड यूज़ प्लानिंग है उसके लिए जो है प्लानिंग के हिसाब से इस चीज़ को डेवलप किया गया है। तो इसमें केवल ये जानकारी रखनी कि कौन कौन से आपके क्या है क्लास हैं, और उसमें कौन कौन से एरिया जो है कवर किए जाते हैं, और इसके बीच में यही चीज़ आपका पूछता है। तो द ICR न्यू दिल्ली हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, ये इसके बेसिस पे 8 जो है आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो आपके निर्धारित किए गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके 8 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो है वो निर्धारित किए गए हैं, और जिसका आधार जो है आपका इफ़ेक्टिव लैंड यूज़ प्लानिंग है। यह आपका कहना चाहिए कि आपका प्रभावी भूमि उपयोग योजना, मतलब किस तरह से भूमि का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाए, उस योजना के क्रियान्वयन के बेसिस पे जो है वो इसको 8 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में ICR ने इसको डिवाइड किया है। तो उसमें जो सबसे पहला जो है नॉर्थ का ऊपर वाला आता है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन आता है, या ह्यूमिड वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर आपका कुमाऊं और गढ़वाल एरिया जो कि उत्तरांचल का होता है, ये 3 एरिया जो है मुख्य रूप से कवर करता है। इसमें ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कुमाऊं और गढ़वाल रीजन किस चीज़ का, उत्तराखंड का, या 3 स्टेट कवर करता है, आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तरांचल। उत्तरांचल में भी उत्तरांचल का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है आपका कुमाऊं और गढ़वाल जो रीजन है उस चीज़ को ये कवर करता है। फिर आपका ह्यूमिड बंगाल आसाम रीजन, तो इसमें आपका केवल 2 ही आएगा, आपका वेस्ट बंगाल का एरिया और आपका आसाम का जो एरिया है, ये चीज़ इसके अंतर्गत। इसमें एकदम डिस्टिंक्ट है कि भाई जैसा इसमें नाम है उसी के अकॉर्डिंग उसको आप नाम को क्लास पे ध्यान में रखते हैं, तो क्लास के बेसिस पे क्या है आप स्टेट का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे आपका ह्यूमिड बंगाल आसाम रीजन, तो आपका वेस्ट बंगाल का रीजन हो गया और आपका आसाम का रीजन हो गया। फिर आपका ह्यूमिड वेस्ट हिमालयन रीजन, तो हिमालय के जो हिमालयन जो रीजन है उस एरिया में जो चीज़ आती है उसको आप ध्यान में रखेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड का एरिया। फिर आता है आपका ह्यूमिड, तीसरा जो है ह्यूमिड ईस्टर्न हिमालयन रीजन, तो ह्यूमिड ईस्टर्न का ईस्टर्न में आपका कौन सा एरिया आता है, जो कि हिमालयन का जो पार्ट है वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हुआ, मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, त्रिपुरा हुआ, सिक्किम, मेघालय, और फिर आपका इधर जो है अंडमान निकोबार
आइसलैंड हो गया। तो इसमें मेन आपका 7 सिस्टर्स जो हैं वो तो आपकी इंक्लूड होती हैं, और इसके अलावा कुछ और स्टेट्स आते हैं आपके। 7 सिस्टर या 7 बहनें जो हैं, जो कि आपके ईस्टर्न रीजन की हैं, वो पूरी की पूरी इसमें कवर होती है। फिर आपका आता है सब ह्यूमिड सतलज गंगा एलिवियल प्लेन। तो जो आपका पंजाब वाला जो एरिया है और दिल्ली वाला जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आएगा। या ये कहिए कि जो एलिवियल प्लेन जो है आपका, सेंट्रल एलिवियल जो प्लेन है वो पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आएगा। तो जैसे आपका हो गया पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी का प्लेन हो गया और आपका बिहार, ये जो है इसके अंतर्गत आपके आएंगे। तो ये जो है 8 टाइप से वर्ग में इसको विभाजित किया गया है। तो ये 4 वर्ग हुआ, आगे के 4 आपके ये है। फिर आता है आपका सब ह्यूमिड टू ह्यूमिड ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न रीजन। तो ये ईस्टर्न और साउथ का जो रीजन है उसको लेकर, उसका जो कोस्टल एरिया है उसको मिला के जो पूरा पोर्शन ये बनता है। तो ईस्टर्न मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और आपका बिहार हो गया। तो आपका उड़ीसा का जो एरिया जो है आपका पूरा वो एरिया हो गया। फिर आपका छठवां जो है एरिड वेस्टर्न प्लेन। तो इसमें आपका जो राजस्थान का जो एरिया है और जो गुजरात का एरिया है, और इसमें हरियाणा वगैरह भी इसमें आएगा। तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और जो यूनियन टेरिटरी है आपका दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये भी मतलब आपके इस एरिया में आएंगे। तो जो वेस्टर्न वाला एक तरह से पार्ट जो है वो आपका इसमें आएगा। फिर सेमी एरिड आपका लावा प्लेटू एंड सेंट्रल आइसलैंड। तो इसमें आपका महाराष्ट्र, वेस्टर्न सेंट्रल जो आपका मध्य प्रदेश एंड गोवा इसके अंतर्गत आएगा। और फिर लास्ट जो वर्ग है इसका ह्यूमिड टू सेमी एरिड वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट का पूरा एरिया जो है वो इसको कवर करता है। तो वेस्टर्न घाट में आप देखेंगे कर्नाटका का एरिया हुआ, तमिलनाडु हुआ, फिर आपका केरला हुआ, पांडिचेरी और लक्षद्वीप आइसलैंड, ये पूरे इसमें इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसमें बस यही आपको ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है कि आईसीआर का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने बेसिस पे आपका कितने वर्ग में डिवाइड है और उसके क्लासीफाई करने का बेसिस क्या है, मतलब इफेक्टिव लैंड यूज़ जो प्लानिंग है ये इसका क्या है बेसिस है। और 8 टाइप के क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया गया है और अलग अलग वर्ग कौन से हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी स्टेट्स आपके आते हैं, इस चीज़ का इस पर जोर रहेगा। फिर अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन द क्लाइमेट एडॉप्टेबिलिटी। तो इसमें 3 टाइप से फ्रूट्स को क्लासिफाई किया गया है और ये बिल्कुल वैसे ही है, इसको बिल्कुल फॉलो करता है उसी लाइन को कि जो हम 3 जोन हमने डिवाइड किया है, टेम्परेट फ्रूट, ट्रॉपिकल फ्रूट और आपका सब ट्रॉपिकल फ्रूट। तो इसमें हम ये जानकारी लेंगे कि फ्रूट जो है उनका क्लासिफिकेशन इन बेसिस पे किया गया है और ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनकी जानकारी हमको होना चाहिए, जो कि हम पिछले क्लासिफिकेशन में हमने इसका स्टडी नहीं किया था। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 क्लास में, टेम्परेट फ्रूट्स, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और आपका सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो पहला जो है आपका टेम्परेट फ्रूट्स हुआ। तो टेम्परेट फ्रूट्स जो होते हैं, जैसा कि नाम है बिल्कुल उसी टाइप का इनका क्लाइमेटिक का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे क्या है, विंटर जो है काफ़ी कोल्ड होगा, है ना, और जो चिलिंग टेम्परेचर आपका यहाँ पे स्पेसिफिक होगा और एक उस पीरियड के दौरान क्या होगा, इन फ्रूट प्लांट्स में आपकी फ्लावरिंग जो है वो नहीं होती है। तो सिंपल सी बात, जैसे मैंने आपको बताया, जब वो सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं वो सारी एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं, तो फ्लावरिंग का कोई केस इसमें हो नहीं सकता, तो फ्लावर वाले बर्ड्स जो है प्रोड्यूस होंगे नहीं। ठीक है, तो दीज फ्रूट्स आपका प्लांट्स आर जनरली डेसिडुअस, जैसे कि पहले आपने आपको बताया था, एंड स्टैंड फ्रॉस्ट, ये आराम से फ्रॉस्ट वगैरह को ये आराम से सह सकते हैं। और यहाँ के जो फ्रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे, इस रीजन में वो फ्रूट्स आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका हो गया एप्पल हो गया, आलमंड हुआ, पीच हुआ, पियर हुआ, प्लम हुआ, स्ट्रॉबेरी हो गया। जैसे आप देखेंगे एप्पल स्ट्रॉबेरी इस एरिया में आप इसको नहीं ले सकते। फिर एप्रिकोट हो गया, चेरी हो गया और कीवी फ्रूट्स हुआ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, नेचर के जो एनवायरनमेंट में अपन करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि यदि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करेंगे तो आजकल क्या है, हर चीज़ हर जगह पे होना स्टार्ट हो चुका है। फिर आपका है ट्रॉपिकल फ्रूट। ट्रॉपिकल फ्रूट जिसको अपन कहना चाहिए कि आपका सदाबहार जो नेचर के जो फ्रूट्स होते हैं वो आपके कहलाएंगे। तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स प्लांट्स आर जनरली एवरग्रीन एंड आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड। ये कोल्ड के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो ज़्यादा कोल्ड का इन्वायरमेंट इसको नहीं चाहिए होता है। और फिर ये आपका ऐसे रीजन के बीच उस रीजन में आते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हो गया और आपका ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो रीजन होता है, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है, उसमें जिस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है वो इसके अंतर्गत ट्रॉपिकल फ्रूट के अंतर्गत आता है। अब ये जो है ये डे टेम्परेचर जो है उसका जो फ्लक्चुएशन इस एरिया में ज़्यादा नहीं पाया जाता। इसमें मॉइस्ट वार्म क्लाइमेट पाया जाएगा, लेकिन ये ड्राई वेदर को भी आराम से क्या है सह लेते हैं। मतलब आपका ड्राई वेदर का स्पेल आएगा तो उस केस में इनको कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिसमें सबसे अच्छा जो ग्रोथ करते हैं ये मॉइस्ट जो वेदर होता है, वार्म वेदर, मतलब जिसमें आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपकी नमी बनी रहती है और गर्म जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो एक तरह से ऐसे जो फ्रूट्स हैं आपके मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया, सपोटा हो गया, तो ट्रॉपिकल फ्रूट्स में आपके ये जो फ्रूट्स आपके आते हैं। अब फिर आता है आपका सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स आपको पहले भी बताया था कि आपका ट्रॉपिकल और टेम्परेट दो एक्सट्रीम कंडीशन के बीच में जो आपका विकसित होता है उस टाइप का जो फ्रूट का डेवलपमेंट या उस टाइप के जो एनवायरनमेंट है वो आपका सब ट्रॉपिकल फ्रूट में आएगा या सब ट्रॉपिकल जोन में आएगा। द फ्रूट क्रॉप ग्रोन अंडर अ क्लाइमेटिक कंडीशन बिटवीन टेम्परेट एंड द ट्रॉपिकल आर नोन एज सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स। दे मे बी आइदर डिसिडुअस और एवरग्रीन, ये आपके पर्णपाती भी हो सकते हैं और एवरग्रीन भी हो सकते हैं, एंड आर यूजुअली एबल टू विथस्टैंड अ लो टेम्परेचर बट नॉट द फ्रॉस्ट। इसमें एक चीज़ है कि पिछले में हमने आपको बताया कि वो लो टेम्परेचर आपका सह नहीं सकते, लेकिन इसमें लो टेम्परेचर आपका ये कर सकता है, लेकिन फ्रॉस्ट यदि आता है तो उस केस में ये सर्वाइव नहीं करते हैं या फ्रूट की जो इनकी कैपेबिलिटी है प्रोड्यूस करने की वो आपकी कम हो जाती है। दे आर आल्सो क्वाइट एडेप्टिव टू फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। उसको भी आराम से क्या करते हैं, उसमें यदि फ्लक्चुएशन आता है तो उसको भी आराम से विथस्टैंड कर लेते हैं या उसके प्रति भी क्या होते हैं सहनशील होते हैं। सब ट्रॉपिकल फ्रूट प्लांट रिक्वायर चिलिंग फॉर फ्लावर ब्लड। हाँ, यदि टेम्परेचर आपका ऐसे एरिया में कम होता है तो वो एकदम पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, और उस केस में क्या है फ्लावर बर्ड का डिफ्रेंसिएशन जो है उस चीज़ को पैदा करने के लिए चिलिंग टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में आपकी ग्रेप्स हो गए, आपका सिट्रस हो गया मतलब नींबू वर्गीय पौधा हो गया, आपका जैक फ्रूट हो गया। जैक फ्रूट मतलब आपका जो कटहल है वो आपका इस तरह के फ्रूट्स में आते हैं। तो सब ट्रॉपिकल टेम्परेट और आपका ट्रॉपिकल फ्रूट्स, इसमें आप ये ध्यान रखिए कि कौन कौन से फ्रूट किस किस टाइप के फ्रूट्स हैं, ये आपको पूछता है कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई ट्रॉपिकल फ्रूट्स निम्न में से ये है, तो उसमें एक आंसर आपका ट्रॉपिकल का होगा। फिर आपका आता है, अभी हॉर्टिकल्चर का पार्ट है कि क्लासिफिकेशन आपका वेजिटेबल। तो वेजिटेबल को हम अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है कि आपका ग्रोइंग सीज़न, या जो जिस सीज़न में मौसम, इसको हिंदी में अपन कहते हैं कि सब्जियों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर, जिस मौसम में जो सब्जियां होती हैं उसके आधार पर उनका वर्गीकरण करना, मौसम के आधार पर। तो पहला है आपका खरीफ क्रॉप हुआ। खरीफ, रबी और समर में इसको अपन डिवाइड करते हैं। तो खरीफ क्रॉप का मतलब ये है कि ऐसे जो वेजिटेबल जो कि खरीफ के सीज़न में ग्रो किए जाते हैं। अब खरीफ का सीज़न का मतलब कहना चाहिए कि आपका मतलब आपका अप्रैल जो है, अप्रैल वगैरह से स्टार्ट करके आपका जून, जुलाई, अगस्त, जो अभी सीज़न जो चल रहा है वो आपका खरीफ का सीज़न है। तो उस सीज़न में जिस तरह के क्रॉप जो है ग्रो किए जाते हैं उसको अपन खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो है कुकुरबिटेसी जो वेजिटेबल्स हैं वो आपके आते हैं, और ये आपके पूरे लाइफ साइकिल को आपका मतलब रेनी सीज़न के दौरान ये कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि अभी का सीज़न है। फिर दूसरा आता है आपका रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप जो है अपने यहाँ जो रबी सीज़न में जो ग्रो किया जाता है वो आपका रबी क्रॉप कहलाता है। रबी क्रॉप का मतलब कहने का मतलब हुआ आपका सितंबर अक्टूबर से जो स्टार्ट होता है और आपका फरवरी मार्च तक जो जाता है। तो इस केस में आपके ज़्यादातर आएंगे रूट क्रॉप्स आएंगे, जैसे हो गया आपका गाजर हो गया, फिर आपका मूली हो गया। ठंडी के टाइम में आपने देखा होगा कि ये सब सब्जियां आपके बाज़ार में आती हैं। मूली आपको हर समय नहीं मिलेगा, या फिर गाजर भी आपको साल के हर सीज़न में नहीं मिलेगा। तो रूट क्रॉप्स हो गए। फिर आपके कोल क्रॉप्स हो गए। कोल क्रॉप्स कहने का मतलब आपका हो गया जो आपका कैबेज हो गया, गोभी वर्गीय फसलें। कोल क्रॉप्स आप लिख लीजिएगा, गोभी वर्गीय फसलें, गोभी वर्गीय फसलें। तो इसमें आपका आ जाएगा कॉलीफ्लावर आ जाएगा, कैबेज आ जाएगा, और आपका नवलगोल आ जाएगा, ये नौलखोल जिसको अपन बोलते हैं। फिर इसके अलावा पोटैटो होगा, लेटुस हो गया, ये सब जो है इसको हम ये ग्रो करते हैं। और ये सीज़न है आपका अक्टूबर टू
फरवरी, ये जो आपका सीज़न है आपका। फिर आपका समर सीज़न जो होता है कि जो रबी के बाद जो आता है वो आपका रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम है वो आपका समर सीज़न कहलाता है। तो समर सीज़न के क्रॉप के आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हाई टेम्परेचर में भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो जैसे मेलन्स हो गए जो कि आपका फरवरी से मई तक जो है आपका ग्रो किया जाता है। मेलन्स का मतलब आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इस टाइप की जो क्रॉप्स है वो आपका इसके अंतर्गत आएगा। अपने ध्यान रखिएगा कि अपना जो एग्रीकल्चर जो ईयर होता है या इंडिया का जो कृषि वर्ष है, ये भी पूछता है, कृषि वर्ष है वो आपका खरीफ से स्टार्ट होकर मतलब जाके जो सेकेंड साल का जो खरीफ है उसमें ख़त्म होता है, या रबी में ख़त्म होता है कहना चाहिए, रबी नहीं सॉरी समर में ख़त्म होता है, या जिसको हम जायद बोलते हैं, जायद में ख़त्म होता है और नेक्स्ट सीज़न से फिर आपका खरीफ स्टार्ट होता है। मतलब खरीफ आपका, फिर रबी आपका, फिर जायद, खरीफ रबी और समर जो कहते हैं उसी को अपन जायद क्रॉप कहते हैं। और फिर अगला खरीफ जो है वो नेक्स्ट ईयर का फिर से स्टार्ट करता है। तो भारत का जो कृषि वर्ष है वो आपका प्रारंभ होता है खरीफ के सीज़न से, और खरीफ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप है वो आपका धान है, और रबी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्रॉप है वो आपके गेहूँ की क्रॉप है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपका। फिर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल, तो जो परिवार जो है, जो फैमिली है, जिस तरह का वेजिटेबल होता है उसकी फैमिली जो है उसके अकॉर्डिंग जो है जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में एक फैमिली में रखने का मतलब ये है कि भाई एक ही फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपके एक जैसे होते हैं। तो जैसे आपका एमरिलिडीज ये जो फैमिली है या एलिएसी जो फैमिली बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसके अंतर्गत आपका ओनियन आएगा, प्याज हो गया, और आपका लहसुन है, या फिर लीक हुआ या गार्लिक हुआ, और लहसुन या गार्लिक हुआ। तो इसमें आप देखेंगे कि ओनियन का आपका एक पंजेंट जो है स्मेल होता है, और सेम आपका गार्लिक का भी एक पंजेंट स्मेल होता है। सेम चीज़ आपकी लीक में भी पाई जाती है। तो इनका जो स्मेल जो है, इन सभी का स्मेल एक पर्टिकुलर टाइप का होता है, जिसकी वजह से इनको एक फैमिली में रखा गया है। और ये जो स्मेल है इनके अंतर्गत इनमें जो तत्व पाए जाते हैं उनकी वजह से आते हैं। तो जो एमरिलिडिएसी फैमिली में या एलिएसी जो फैमिली बोलते हैं वो अपन उसके अंतर्गत ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, लीक हो गया, इस तरह का जो क्रॉप आपका या वेजिटेबल आता है। फिर दूसरा आपका फैमिली है ग्रेमिनी। तो ग्रेमिनी जो है घास फैमिली जिसको कहते हैं। तो घास में आपका तो वेजिटेबल ज़्यादातर नहीं आते हैं घास फैमिली में, घास परिवार में। इसमें आपके ज़्यादातर अन्न वाले जो पौधे हैं वो आते हैं। लेकिन आजकल स्वीट जो है, स्वीट कॉर्न या जी मेज जो है, मक्का जो है, जो मीठा जो मक्का है, उसको वेजिटेबल के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ग्रेमिनी में जो आने वाला है स्वीट कॉर्न, जिसका आपका बॉटनिकल नेम आपका जी मेज है। फिर तीसरी फैमिली है आपका लिलिएसी। तो लिलिएसी में आपका एस्परगस जो है लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है, जिसका आपका बॉटनिकल नेम है आपका एस्परगस ऑफिसनेलिस। फिर आपका है अगला जो वर्ग है आपका चिनोपोडिएसी जो है। चिनोपोडिएसी के अंतर्गत आपका बीट आएगा, बीट रूट जिसको अपन कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम आपका बीटा वल्गेरिस है। फिर आपका स्पिनच आएगा, या जिसको अपन पालक कहते हैं, पालक भी इसी के अंतर्गत आएगा, है ना। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इनके जो पत्तों का साइज़, जो पत्तों का जो स्टाइल होता है वो आपका एक तरह का मतलब सेम टाइप का आपका दिखाई देगा। तो इस वजह से इनको एक फैमिली में आपका रखा गया है, पालक और इसको रखा गया है। फिर आपका इसके बाद होता है कॉन्वोल्वुलसी जो फैमिली है। तो इसके अंतर्गत जो मीठा कांदा जो अपन कहते हैं, या जो स्वीट पोटैटो होता है, उसको इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसका बॉटनिकल नेम है आपका आइपोमिया बटाटास जो है इसका बॉटनिकल नेम है। फिर आता है आपका क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी जो फैमिली है, दोनों एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों समनार्थी नाम हैं। तो इसमें जो है आपके जो कोल्ड क्रॉप की जो मैं बात कर रहा था, जैसे आपका कैबेज हो गया, जिसका बॉटनिकल नेम है आपका ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। और फिर कॉलीफ्लावर हो गया, कॉलीफ्लावर का मतलब जो गोभी है, जिसका नाम भी आपका ब्रेसिका ओलेरेसिया है, लेकिन वैरायटी आपका क्या है वो डिफरेंट होता है, वो बेट्राइटिस होता है। और जबकि आपका जो बंद पत्ता गोभी है उसका आपका कैपिटाटा होता है। फिर इसके अलावा जो मस्टर्ड है
वो भी आपका इसी फैमिली के अंतर्गत आएगा, ब्रेसिका जेंसिया। और फिर आपका रेडिस जो है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, जिसका नाम आपका रैपिनस सटाइवस होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बॉटनिकल नेम भी दिया गया है, तो बॉटनिकल नेम भी इसका आप याद करते चलिएगा, क्योंकि किसी का भी बॉटनिकल नेम आपसे इसमें पूछ सकता है। फिर आता है आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली या जिसको अपन फैबेसी फैमिली कहते हैं। तो जितने भी बीन्स जो आएंगे वो सारे के सारे इसी फैमिली के अंतर्गत आएंगे। जैसे क्लस्टर बीन हुआ, इंडियन बीन हुआ, किडनी या फ्रेंच बीन जिसको अपन बोलते हैं, काउपी हो गया जिसको लोबिया हम हिंदी में कहते हैं, और मेथी या फिर फेनुग्रीक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ये सारे के सारे आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आएंगे। फिर आता है आपका कुकुरबिटेसी फैमिली। तो कुकुरबिटेसी में आपको कई सारे वेजिटेबल्स मिलेंगे जो कि कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका हो गया पम्पकिन हो गया, पम्पकिन का मतलब आपका कुम्हड़ा जो हो गया, कुकुम्बर हो गया, कुकुम्बर मतलब आपका खीरा जिसको अपन कहते हैं। फिर रिच गार्ड हो गया, स्पंज गार्ड, रिच गार्ड मतलब आपका तुरई हो गया, स्पंज गार्ड मतलब आपका कहना चाहिए कि गिलकी जो हो गया वो हो गया। फिर स्नैक गार्ड हुआ, बॉटल गार्ड मतलब आपका लौकी हुआ, फिर वाटरमेलन, विंटर स्क्वायर, विंटर आपका स्क्वैश, फिर आपका बिटर गार्ड मतलब कड़वा गार्ड, तो कड़वा गार्ड मतलब करेला को जिसको कहा गया है। तो ये सब जो है कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आएंगे। फिर आता है सोलेनेसी पौधे। तो सोलेनेसी के प्लांट में आपके जैसे आपका पोटैटो हुआ, टोमेटो हुआ, फिर आपका ब्रिंजल हुआ, स्वीट पेपर हुआ, ये भी आपका पेपर के अंतर्गत ही आएगा, फिर हार्ट पेपर हुआ और चिली हुआ। तो ये सब जो है आपके सोलेनेसी के अंतर्गत आएंगे। मतलब इनमें देखिएगा कि इन सब का सीड जो है, सीड का आकार आपका एक ही जैसा होता है, बस साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। बहुत छोटे छोटे साइज़ आपको दिखाई देंगे। जैसे आपका ब्रिंजल का हो गया जो कि भाटे के जो गुदा होता है उसके अंदर आपका स्थित होता है। सेम आपका जो है टमाटर में उसके प्लेसेंटा से लगा हुआ होता है सीड का जो वो होता है। फिर मिर्च के अंदर भी सीड आपका डिस्ट्रीब्यूट उसी में लाइन में आपका लगा होता है। तो इनके सीड का वो जो पैटर्न जो है वो एक टाइप का होता है, इसी वजह से इनको एक फैमिली में रखा गया है। फिर आपका अम्बेलीफेरी फैमिली हो गया। तो अम्बेलीफेरी में आपका जो कैरेट हो गया, कैरेट मतलब आपका गाजर हुआ, और कोरिएंडर मतलब आपका हो गया धनिया जो है। हाँ, अब जो आपका क्लासिफिकेशन है वो आपका किस तरह से अपन उसकी सोइंग करते हैं या उसको किस तरह से हम ग्रो करते हैं इसके बेसिस पे है। तो आपका पहला इसमें वर्ग है आपका डायरेक्ट सोन क्रॉप। डायरेक्ट सोन क्रॉप का मतलब ये है वो सारे वेजिटेबल जिनकी सीडिंग जो है, जिनको हम क्या है डायरेक्ट फील्ड में करते हैं। मतलब कहने का मतलब है भाई सीड को अपन फील्ड पे लगाएंगे, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि हम उसको सीड को फील्ड पे ना लगा के हम या तो क्या करेंगे नर्सरी बेड बनाते हैं, या फिर आपका जो सीडलिंग ट्रे होता है उसमें पहले ग्रो करते हैं। उसमें ग्रो करने के बाद क्या करते हैं कि 20-25 दिन बाद हम उसको क्या करते हैं फिर फील्ड में ले जाके ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उस बेसिस पे क्या है इसको क्लासीफाई किया गया है। तो डायरेक्ट सोन का मतलब है जिसको हम सीधे क्या है फील्ड में लगाते हैं, ट्रांसप्लांटेशन उसको नहीं करते। मतलब बीज हमको जहाँ पे पौधा पैदा करना है उसी पे जगह पे जाकर लगाते हैं। तो ऐसे में आपका ओकरा हुआ, कैरेट हुआ, रेडिस हुआ, बीन्स हुआ, पी हुआ, गार्लिक हुआ, ये सारे जो क्रॉप्स हैं हम इसको डायरेक्ट सोन क्रॉप के रूप में यूज़ करते हैं। जबकि जो है आपका जो ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स होते हैं तो इसमें जितने भी आपके कोल्ड क्रॉप हो गए और फिर आपके सोलेनेसियस जो फैमिली के जो क्रॉप्स हैं, जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया, कैबेज हुआ, कॉलीफ्लावर हुआ और आपका नवल गोल हो गया, ये सब जो है इसको हम क्या करते हैं या तो हम नर्सरी बेड, रेज्ड नर्सरी बेड तैयार करेंगे, वहाँ पे पहले इसको अपन ग्रो करेंगे और एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे कि ये अच्छे से ग्रो हो सके। मतलब उसमें ना तो ज़्यादा टेम्परेचर का वो हो, ना तो ज़्यादा इरिगेशन हो और ना तो उसकी कमी हो। सब चीज़ों का हम उसमें ध्यान रख के उसको ग्रो करेंगे। फिर अपन 3 सप्ताह बाद मोटे तौर पे 2 से 3 लीव जब उसमें आ जाए तब उसको अपन क्या करते हैं कि उठा के अपन जहाँ पे उसको लगाना है उस जगह पे अपन क्या करेंगे प्लांट करेंगे। तो इस तरह के प्लांट को हम ट्रांसप्लांटेड क्रॉप कहते हैं। फिर वाइन्स और कटिंग्स जिसका अपन यूज़ करते हैं तो वो हो गया आपका स्वीट पोटैटो, कसावा और पॉइंटेड गार्ड और आपका कॉक्सिनिया, ये सब हो गया। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑन बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि कुछ क्रॉप्स होते हैं जो कि 1 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और कुछ क्रॉप होते हैं कि अपना लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे क्रॉप भी हो सकते हैं जो कि 2 साल से अधिक भी टाइम आपका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में ले सकते हैं। तो एनुअल्स का मतलब ये है कि ऐसे वार्षिक जो फसलें हैं, जो ऐसे वेजिटेबल जो कि अपने लाइफ साइकिल को 1 साल में या 1 सीज़न में कंप्लीट
करते हैं। तो ये हो गया ब्रॉड बीन हो गया, लीमा बीन हो गया, आपका वाटरमेलन हुआ, इंडियन स्पिनिच हुआ, मतलब जो आपका पालक है वो सब हुआ, ये हो गया। और बाइनेवल का मतलब ये है कि जो अपना जो लाइफ साइकिल है आपका 2 साल में कंप्लीट करते हैं। मतलब 1 साल में क्या होता है, उसमें आपका वेजिटेटिव प्रोडक्शन होगा और दूसरे साल में उसका रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन होगा। तो ये सब में हो गया आपका कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हुआ, टर्निप हुआ, कैरेट हुआ, ये सब आ गया। और पेरेनियल्स या बहुवार्षिक जो पौधे हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये अपना लाइफ साइकिल 1 से अधिक ईयर्स में आपके, मतलब इनका जो लाइफ साइकिल कहना चाहिए कि लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद भी क्या है, ये जीवित रहते हैं और ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। तो ये सब जो हो गया आपके एस्पैरागस हो गए, चोचो हुआ आपका, और कोक्सीनिया जो है, चोचो जो है आपका चाइनीज़ वेजिटेबल है, और आपका कोक्सीनिया जो है, ये सब जो वेजिटेबल्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज का जो वेजिटेबल और फ्रूट्स का आपका क्लास यहीं तक होता है। अब इसमें आपका क्लासिफिकेशन वगैरह आपका ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।